together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo. Let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Society Matters. सामीन, मैं फैयाज़ अहमद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सोसाइटी मैटर्स प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ. आज का गुफ्तगू का मौजू है लाइफ स्किल्स एजुकेशन, और इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद. आपका ताल्लुक़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे सोशल वर्क से हैं और आप मौजूदा वक्त में वहाँ के सरबराह हैं. आप बिहार में एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम को नाफिज करने में एक अहम किरदार निभाया और आप लीडरशिप के रोल में थे. इस प्रोजेक्ट का मरकज़ी मकसद लाइफ स्किल्स को मदरसे के स्टूडेंट के दरमियान फ़रोग देना था. सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम है. बहुत शुक्रिया. सबसे पहला सवाल ये है कि हम जो है आसान लफ्ज़ों में किस तरह से लाइफ स्किल्स एजुकेशन को समझें, और अगर इसमें कोई बारीकी या तकनीकी चीज़ें हैं तो उस पर रोशनी डालें. देखिए, अगर हम उसको बहुत मोटे तौर पर बात करें तो लाइफ स्किल्स का मतलब है कि ज़िंदगी की महारतें. और जब हम कह देते हैं लाइफ स्किल्स एजुकेशन तो इसका मतलब है कि इस तरह की तालीम, ऐसी तालीम जो ज़िंदगी की महारतों में फ़रोग करे, जो ज़िंदगी की महारतों में पैदा कर पाए. अब जब हम इसको मोटे लफ्ज़ी मायने से बड़ा करके एक तकनीकी मायने की तरफ देखते हैं, इसके तसव्वुर की तरफ देखते हैं, तो उससे दो बातें उभर कर आती हैं कि लाइफ स्किल एजुकेशन कब दिया जाए और ये लाइफ स्किल एजुकेशन कैसे आएगा और इसका मकसद क्या है. तो मोटे तौर पर तो हम कहते हैं कि मकसद ये है कि आपके पास वो महारतें हों, ज़िंदगी की वो महारतें हों जिससे आप ज़िंदगी मौजूदा हाल में बेहतर तरीके से जी सकें. इसके अलावा आपके पास ऐसी महारतें हों कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो दरपेश मसाइल हैं उन मसाइलों से आसानी से आप जूझ सकें, उन मसाइल से को आसानी से उनका हल ढूंढ सकें. आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरीके से मिलना मिलाना काम करना है वो सब आसानी से कर सकें, और मुस्तकबिल में आने वाले जो चैलेंजेस हैं जो दिखते नहीं, जिनका पता नहीं है, उन चैलेंजेस से जूझने के लिए, उन चैलेंजेस से निपटने के लिए भी आपके अंदर कोई सलाहियत हो. इसका मतलब है कि लाइफ स्किल एजुकेशन इशारा करता है उस तरह की महारतों के लिए जो आपको मौजूदा वक्त में भी, प्रेजेंट में भी, हाल में भी आपके अंदर एक सलाहियत पैदा करे, और ऐसी साथ में सलाहियत पैदा कर दे कि मुस्तकबिल में आने वाली जो चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, उनको भी आप आसानी से उनसे जूझ सकें. अब क्यों ये बात कह रहे हैं? ये बात आज इसलिए ज़्यादा जोर पकड़ रही है और आप देखेंगे बहुत चर्चा हो रही है लाइफ स्किल्स एजुकेशन पे, क्योंकि आज का जो दौर है बहुत तेज रफ्तार बदलाव का दौर है.
पिछले 50 साल में उतना बदलाव नहीं हुआ होगा जितना 10 साल में हमने देख लिया होगा, जितना 20 साल में देख लिया होगा। तो बदलाव की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। तो जब समाज में बदलाव की रफ्तार तेज है और खासतौर से तकनीकी एतबार से रफ्तार बहुत तेज हुई है, समाजी मामलात में बदलाव उतना तेज नहीं होता है, लेकिन इंसान को जूझना पड़ता है। और खासतौर से ज्यादा कौन जूझता है? जो हमारा यंग तबका होता है। इसलिए आज जोर है कि जब हम लाइफ स्किल एजुकेशन की बात करते हैं तो इस पर हमारा जोर इस बात पर होता है कि क्या ये जरूरी ना होगा कि हम आज अपने बच्चों को, और खासतौर से बच्चों को, एक तो उनकी तालीम तरबियत घर पे होती है, हम कहते हैं घर सबसे पहला मदरसा है, वहाँ उनकी तरबियत होती है, वहाँ तालीम होती है, लेकिन असल उनका तालीमी सफ़र स्कूल से शुरू होता है। और इसमें भी खासतौर से जब वो बुलूगत की तरफ बढ़ रहे हैं, जब नौजवानी की दहलीज पर पहुंच रहे हैं, वहां से असल चैलेंजेस शुरू होते हैं। तो अब ज़रूरत यह है कि इस अहम कड़ी पर उनके अंदर वो सलाहियतें आ जाएं, वो महारतें आ जाएं, ताकि वो अब अपनी ज़िंदगी से उनके सामने जो मसाइल आ रहे हैं उनसे जूझ सकें। जैसे मोटे मोटे तौर पर कि उनके पास अब कम्युनिकेट करने की, बातचीत करने की, संवाद करने की वो सलाहियत हो। उनके अंदर कोई मसला उनके सामने आ रहा है तो वो मसले को लेकर खुद और बड़ा मसला ना बना दे, खुद मसला ना बन जाए, बल्कि मसले को हल करने की महारत उनके अंदर हो। उनके अंदर चीज़ों को एक तनकीदी तरीके से देखने का एक नज़र पैदा हो। उनको ज़िंदगी के सामने जो बहुत से मसाइल आ रहे हैं उनको थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से एक देखने की आदत हो। अब जब हम ये बड़े बड़े लफ्ज़ों की बात करते हैं, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, अभी लफ्ज़ बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये लफ्ज़ बोलने से तो आने जाएंगे, बल्कि इसके लिए हमें फिर शायद कुछ माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये जो महारतें हैं ये धीरे धीरे बहुत आसानी से बिना कहे हुए, बिना बोले हुए हमारे बच्चों में और नौजवानों में आ जाएं। तो इसलिए मैं जब तसव्वुर की बात करता हूं तो आज लाइफ स्किल एजुकेशन इस तरह का तसव्वुर है जो बात करता है कि किस तरीके से हम अपने बच्चों और नौजवानों में उस तरह की ज़िंदगी की महारतें के उनके अंदर फ़रोग ले आएँ, उनको उस तरीके से पंख दे पाएँ कि वो अपनी आज की हाल की ज़िंदगी को भी बेहतर बना पाएँ और मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगें, उनके अंदर उनके सपने उनके बढ़ जाएँ और उन सपनों को साकार करने की उनके अंदर क्षमताएं, महारतें, सलाहियतें पैदा हो जाएं। सर, हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि वो कौन सी सलाहियतें या हुनर हैं जो लाइफ स्किल एजुकेशन के तहत जो है हम पढ़ते हैं, सीखते हैं और अमल में लाते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। आज बहुत लाइफ स्किल एजुकेशन की बात हो रही है और हमारे मुल्क में भी खासतौर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात भी बहुत बात हो रही है। और आप देखेंगे हमारे यहाँ चर्चा किसी भी मौजू पे नया आता तो बहुत होती है, हालांकि कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है और इसको आसानी से देखेंगे। आज आप स्कूल की किताबें अगर देखें, बच्चों की 3री क्लास की, 4थी क्लास की किताबें, तो शुरू के पन्नों में ही बाकायदा पूरा लाइफ स्किल्स का चार्ट बना दिया जा रहा है। और उस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कुछ महारतों को बहुत बड़ा जोर देकर उनको उसमें दिखाया गया है कि ये महारतें, जैसा मैंने कहा, कम्युनिकेशन के एतबार से हैं कि आज बच्चों के अंदर एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। वो कैसे कंफर्ट से, सुकून के साथ बात कर सकें, जिसको हम कहते हैं लड़ना झगड़ना, चीखना चिल्लाना नहीं, बल्कि डायलॉग, संवाद, बात करने लगें। उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाए कि मसले को और मसला नहीं बनाना है, बल्कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखनी चाहिए कि अगर कोई मसला है तो हमें अब अप्रोच हमारी ये होना चाहिए कि सॉल्यूशन को ढूंढें। देखिए, अगर हम कहते हैं ना, अक्सर कोई मसला है, अगर हम सबकी कोशिश ये है कि मसले का हल ढूंढना है, जोर हल ढूंढने पर है, तो मसला शायद हल भी होने लगता है। लेकिन अगर मसले पे ही बहस करते रहेंगे और हल पर जोर नहीं है तो मसले का हल नहीं आता। तो आज कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एम्पैथी की बात होती है। सिला रहमी अगर मैं उर्दू में उसको कहूं, एम्पैथी का मतलब है कि कैसे हम अपने दर्द को तो हर कोई समझ लेता है, मुझे चोट लगे तो हर कोई बताएगा बहुत जोर से चोट लगी, दूसरे को मुझसे कैसी चोट लग रही है ये हम कम एहसास कर पाते हैं। तो क्या हम अपने अंदर वो सलाहियत, वो हसासियत पैदा कर सकते हैं कि हम दूसरे के दर्द को भी समझ पाएं, जिसको हम कहते हैं पुटिंग योरसेल्फ इन अदर्स शूज,
कि दूसरे के दर्द का भी हम एहसास कर लें। तो हम कहने का मकसद है कि अगर हमें दूसरे के दर्द को देखना है तो हमें अपने को उस कैफियत में लाना होगा, तब हम उसका दर्द समझ पाएं। तो आज एम्पैथी पे बड़ा जोर है, सिला रहमी पे बड़ा जोर है कि हमें जब दूसरे तबकात के हम मसाइल को देखते हैं, अक्सर हम कहते हैं ना कि भाई आप मेरी ये तकलीफ है। अक्सर हमारे स्टूडेंट हमसे कहते हैं कि सर आप अपने को मेरी जगह रख कर देखिए एज ए स्टूडेंट और फिर सोचिए कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, क्या होना। ये है सिला रहमी, ये एम्पैथी कि जहां आप किसी चीज मसले के लिए किसी मुद्दे पर दूसरे का जो दर्द में है उस दर्द में शरीक हों, मतलब उस कैफियत में चले जाएं और फिर सोचें। तो एम्पैथी पे बड़ा जोर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बड़ा जोर है, तनकीद पर बड़ा जोर है, क्रिटिकल थिंकिंग पर बड़ा जोर है कि अब सिर्फ हमें जो हकीकत दिख रही है वैसे ही नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि उस हकीकत की अब हमें थोड़ा सा परतें कुरेदना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच पैदा करने की जरूरत है ताकि जो हमारे सामने हो रहा है हम देखें कि तो जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सवाल तो करें। और हमारे समाज में तो बड़ा मसला है कि सवाल को ही हम एक बदतमीजी की पहचान बना देते हैं, तो इसलिए वो क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत जरूरत है, उस पर जोर दिया जा रहा है। इसी तरीके से क्रिएटिव स्किल्स पे बहुत जोर दिया जा रहा है, क्रिएटिविटी पे बड़ा जोर दिया जा रहा है, तख्लीकियत पे बड़ा जोर दिया जाता है। और मैं बार बार कहता हूं जहां तनकीद है वहीं तख्लीक है, बिना तनकीद के तख्लीक मुमकिन नहीं है। तो जब तक सवाल नहीं आएंगे नया विचार भी नहीं आएगा। तो क्रिएटिविटी पर जोर है, क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर है, इस तरीके से एस्पिरेशंस पे बहुत जोर है कि अब सिर्फ इंसान के अंदर, उनके अंदर अब जोर इस पर भी होना चाहिए कि वो ख्वाब देखने लगें, सपने देखने लगे। किसी शायर ने कहा था, पाश ने गालिबन कहा कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सपने देखते हैं तो वहां से ही आदमी उड़ान भरता है। तो आज एस्पिरेशन पे बहुत जोर है। तो इस तरीके से अब हम आज कहते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, एक तकरीबन इस तरह से आप देखेंगे तो एक लिस्ट बाकायदा 20-25 इस तरह की महारतों की बन गई है, जिस पर जोर दिया जाता है कि अब हमारा मकसद है कि इन महारतों को परवाज देना है, बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर ये महारतें आएं। तो इस तरीके से इन हम स्किल्स की बात करते हैं। ये महारतें वो महारतें हैं जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी को आसान बना पाएं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएं, जिंदगी से मुताल्लिक जो मसाइल हैं उनको समझ पाएं और उनका हल भी ढूंढ पाएं और मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू कर दें। क्योंकि आज अगर आप मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो फिर आप मुस्तकबिल जो आप सोच रहे हैं, जो ख्वाब आप देख रहे हैं, शायद उनकी ताबीर भी आसानी से हो सकेगी। सामीन, वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम फिर गुफ्तगू करेंगे इसी मौजू पे। आप सुन रहे हैं सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का वेलफेयर शो। You are listening to Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। अगर आप चाहते हैं कि सब आपकी काबिलियत का लोहा माने तो आपको दूसरों की काबिलियत तस्लीम करना होगी। एक मशरक़ी कहावत। The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Nelson Mandela. सम्राट अशोक कहते हैं, सबसे उत्तम विजय प्रेम की है। सबसे उत्तम विजय प्रेम की है, जो सदैव के लिए विजेताओं का हृदय बांध लेती है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute.
For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का वेलफेयर शो. आपका फिर से एक बार खैर मकदम है. आज का मौजू लाइफ स्किल्स एजुकेशन है और हमसे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद साहब हैं. सर, अगला सवाल ये है, हाल के सालों में हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनिसेफ, WHO, ये लोग काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं लाइफ स्किल्स एजुकेशन पे. न सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बल्कि हमारे इंडिया में NCERT, CBSE, इन लोगों ने जो है भी जोर दिया है और इसको फ़रोग़ कर देने की सिफारिश की है. तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हाल ही के दिनों में या हाल ही के सालों में ये लाइफ स्किल्स एजुकेशन इतना अहम क्यों बन गया? ये बहुत अहम सवाल है. बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरी आलमी सतह पे आज बड़ा जोर है लाइफ स्किल एजुकेशन पे. और ये आज से नहीं, मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ तरक्की की हवा भी देर में पहुंचती है. तो दूसरे ममालिक में आप देखेंगे तो तकरीबन 50 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज बड़ा जोर दिया जा रहा है. और हमारे मुल्क में और ख़ास तौर से देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मुल्क भी हम कहते हैं यंग इंडिया वाला मुल्क है. हमारे यहाँ नौजवान आबादी भी ज़्यादा है. आज आपकी जो यंग आबादी है वो ज़्यादा है, यूथ पॉपुलेशन. तो अब जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि अगर हमें ज़िंदगी की महारतें चाहिए, इसका मतलब है किसी मुल्क को अगर तरक्की करनी है तो वहाँ के लोगों के पास अच्छी सलाहियतें, अच्छी महारतें होना ज़रूरी है. अब ये महारतें कहाँ पर आएंगी? इसके लिए एक माहौल बनाना होगा. और उस माहौल के एतबार से देखा गया कि ये जो ज़िंदगी की महारतें हैं, इनको धीरे धीरे ही आप ला सकते हैं. और बेस्ट उसका जो मौका है, बेस्ट जो तरीका हो सकता है, वो तरीका ये हो सकता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को हम स्कूल में ले जाएं. इसलिए आप देखेंगे आज, जैसे आपने इशारा मेरे काम के लिए की तरफ किया था, बिहार के लिए, कि एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, किशोर शक्ति के नाम से प्रोग्राम्स, काफ़ी इन पर जोर दिया जा रहा है कि किस तरीके से स्कूल को वो मरकज़ बनाया जाए, क्योंकि हर बच्चे का स्कूल जाना ज़रूरी है. इसलिए आज जोर है कि पहले सभी बच्चे स्कूल पहुँचें और स्कूलों से इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के प्रोग्राम्स नाफिज किए जाएं स्कूलों में, वहाँ के ज़रिए चलाए जाएं, ताकि लोग बच्चों के अंदर वहाँ से ये महारतें उनके अंदर आ पाएँ. तो इसलिए आलमी सतह पर बहुत जोर दिया जा रहा है. जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का आपने नाम लिया, या अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें हैं, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो यूनिसेफ हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड हो, ये सभी तंजीमें बहुत इस पर जोर दे रही हैं. हमारी कंट्री में भी NCERT का आपने नाम दिया, और NCERT ने तो बाकायदा तकरीबन 5 साल शिद्दत से मेहनत करके सरकारी, गैर सरकारी, कौमी, बैनुल अक़वामी इदारों को जोड़कर उन्होंने अभी बाकायदा एक मॉड्यूल बनाई है लाइफ स्किल्स एजुकेशन को, और ये अलग अलग नामों से जानी जाती है. जैसे वो जो मॉड्यूल बनाई है उसका नाम है स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम. अभी 2020 में शाया भी हो गई, और ये बड़ी मॉड्यूल है जो तमाम लाइफ स्किल्स की बात करती है. उसमें एक फेरिस्त बनाई है, 14-15 लाइफ स्किल्स हैं. प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया है और फिर बताया गया है कि उनको किस तरीके से हम स्कूलों में और बच्चों तक ले जाएं. तो आज बहुत ज़रूरत है कि लाइफ स्किल्स के बारे में हम शुरू से हमें तैयारी करने की ज़रूरत है. क्योंकि अब जो फ़र्ज़ करिए मुझे तालीम नहीं मिली बचपन में, अगर मुझे तालीम नहीं मिली तो मैं अनएजुकेटेड रह गया, इलिटरेट रह गया. तो अब मेरी ज़िंदगी के मौक़े आधे तो इसी वजह से चले जाएंगे कि मुझे तालीम नहीं मिली. जिनको तालीम मिली लेकिन उनके पास और शऊर नहीं आया, क्योंकि देखिए तालीम का बुनियादी मकसद एक ही नुक्ते पर टिका हुआ, शऊर. कि तालीम का मकसद है शऊर पैदा करना. लेकिन हम देखते हैं आज एक बड़ी आबादी, न सिर्फ अपने यहाँ बल्कि दूसरे ममालिक में भी लिटरेट हुआ है. आज बड़ी आबादी हमारी तालीम याफ्ता हो गई है, लेकिन हम ये देखते हैं जिनसी हरासानी तो वैसे ही हो रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वैसे ही हो रहा है. आज हम देखते हैं ज़ात, बिरादरी, मज़हब के नाम पर वायलेंस वैसे ही हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ज़िंदगी की महारतें थीं, जो हमारे अंदर एम्पैथी आनी चाहिए थी, सिला रहमी,
जो हमारे अंदर इंसाफ का तकाजा आना चाहिए था, जो हमारे अंदर तनकीदी सोच आनी चाहिए थी, जो हमारे अंदर कम्युनिकेशन का, देखिए अक्सर हमारे यहाँ वायलेंस कब होता है, जब हमारे पास बातचीत करने में लफ्ज़ों की कमी हो जाती है तो जज्बात उभरने लगते हैं, और वो जज्बात जो है हमारी ज़बान तल्ख होना शुरू होती है, आवाज़ भारी होना शुरू होती है, और फिर वो हाथ पैर पर आ जाती है। तो इसका मतलब अगर हमने कम्युनिकेशन को नहीं समझा तो चीज़ें होंगी। तो इसलिए आज जोर इस पर है कि लेटर स्टेज में इन सलाहियतों को पैदा करना बहुत मुमकिन नहीं हो पाता है। वो तो फिर वक्त के हालात के थपेड़े खा के आदमी खुद अपने को सुधारता है तब तो सुधर पाता है, नहीं तो नहीं सुधर पाता है। तो आज अगर हम देखें अपने मुल्क में और दूसरे ममालिक में भी सूरत हाल, तो आज हमारे यहाँ हसासियत की बहुत कमी है, हमारे अंदर संवेदना सेंसिटिविटी बहुत कम है, कमज़ोर तबकात के एतबार से, गरीब मजलूमों के एतबार से। आज देखिए हम लिंचिंग जैसे लफ्ज़ को सुनने को मिलते हैं। मुझे बड़े अफसोस होता है कि 21वीं सदी में जहाँ हमें टेक्नोलॉजी वगैरह की बात करनी चाहिए, आज हम अपने यहाँ लिंचिंग सुनते हैं, आज हम दंगे फसाद सुनते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में आज बड़ी बात काले और गोरों के बीच में तो तफरीक के उसके हवाले से देखने को मिलती। इसका मतलब है हम कहीं मिस किया। तालीम तो आ गई, लिटरेसी रेट बढ़ गया, ग्रेजुएट कितने पास हो रहे हैं वो बढ़ गया, लेकिन वो शऊर आया नहीं आया। जो तालीम का बुनियादी मकसद एक ही नुक्ते पे टिका हुआ है कि तालीम का मकसद, इल्म का मकसद शऊर पैदा करना, तो वो शऊर कहीं मिस हो गया। और शऊर का मतलब यही है कि हम कैसे जो हमारे सामने हालात हैं उनको कितने बेहतर तरीके से देखें और कैसे बेहतर तरीके से हम समाज में एक अच्छे शहरी बन पाएं। शायद इसलिए आज बड़ा जोर हमारा लाइफ स्किल्स एजुकेशन प्रोग्राम पे, और ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। मकसद यही है कि कैसे हम कहते हैं ना कि कैच दी लो हैंगिंग फ्रूट, कि दरख्त में जो फल लगे हुए हैं तो आप सबसे पहले अगर जाकर तोड़ें तो जो सबसे नीचे होगा उसी को तोड़ेंगे। उसी तरीके से हम कहते हैं कि कैच देम यंग। तो जब बच्चे अभी बच्चे हैं और बुलूगत की तरफ जा रहे हैं, नौबलूगत वाली उम्र में हैं, उस वक्त हमें उनके साथ काम करने की ज़रूरत है। इसलिए लाइफ स्किल प्रोग्राम्स पे आज जोर बहुत है, और इसलिए स्कूलों में आप देखेंगे बड़ा जोर दिया जा रहा है लाइफ स्किल एजुकेशन पर। सामीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। You're listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे दाग दहलवी की। मिर्ज़ा खां नाम दाग तखल्लुस था। नवाब शमसुद्दीन अहमद खां रईस लोहारू के बेटे थे। दिल्ली में पैदा हुए, लाल किले में परवरिश पाई, ज़ौक़ के शागिर्द थे। 1857 के बाद रामपुर चले गए। 1888 में हैदराबाद पहुँचे। छठे निज़ाम मीर महबूब अली खां आसिफ जा उनके शागिर्द हुए। उन्होंने अपने उस्ताद दाग दहलवी को नाजिम यारजंग, तबीरुद्दौला, फसीहुल मुल्क का खिताब अता किया और ग्रां कदर वजीफ़ा मुकर्रर किया। आखिरी दम तक इज़्ज़त व वक़ार की ज़िंदगी बसर की। दिल्ली से चलो दाग करो सैर दक्कन की, दिल्ली से चलो दाग करो सैर दक्कन की, गौहर की हुई कदर समंदर से निकल कर। कलाम के मजमूए गुलजार दाग, आफ्ताब दाग, फरियाद दाग, महताब दाग और यादगार दाग शाये हो चुके हैं। दाग को दिल्ली की ज़बान और मुहावरे पर कुदरत हासिल थी। वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल का ख़ास सलीक़ा रखते थे। मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। उनका ख्याल था कि उर्दू ज़बान की बारीकियों को समझना आसान नहीं है। दाग की ज़बानदानी का दबदबा इतना था कि उस ज़माने के बहुत से शोरा उनसे इस्लाह लेते थे। अल्लामा इक़बाल ने भी अपना इब्तिदाई कलाम दाग को दिखाया था।
और दाग से इस ताल्लुक़ पर उन्हें फ़ख्र था। ज़बान के ज़ौक़ और बयान की शौक़ी के लिहाज से दाग एक ख़ास इम्तियाज़ रखते हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। दाग आखिरी उम्र तक हैदराबाद में रहे। यहीं 1905 में उनका इंतकाल हुआ। दाग ने 5 दीवान छोड़े हैं, जिनमें 1028 गज़लें शामिल हैं। दोस्तों, ये थे दाग दहलवी और उनके अदबी कारनामे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You're listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. सामीन, इस गुफ्तगू में फिर से आपका खैर मकदम है। हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे वो लाइफ स्किल्स एजुकेशन है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद साहब। सर, मेरा अगला सवाल बहुत बुनियादी सवाल है कि हुनर सीखने का अमल जो है मश्क के ज़रिए होता है। अगर सिर्फ बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए तो क्या ये काफ़ी होगा? आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि ये एक तरह से चैलेंज साबित होगा। और आपसे गुजारिश है सर, बोलने से पहले, क्योंकि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम इन द मदरसा ऑफ बिहार को नाफिज करने में, उस तजर्बे की रोशनी में बताएं। देखिए, ये तो बुनियादी बात है। हम अक्सर कहते हैं कि हुनर जो है, स्किल्स कम विद प्रैक्टिस। हुनर जो है, जो महारतें हैं, वो मश्क के जरिए ही पैदा होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आज जोर दिया जा रहा है कि स्कूलों में, जैसे मैंने कहा कि इन पर बात हो रही है, लेकिन सिर्फ बात नहीं हो रही बल्कि जोर इस बात पे दिया जा रहा है कि अब हमें जो हमारी तालीमी हिकमत अमलियाँ हैं, जो हमारी पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस हैं, इन प्रैक्टिसेस में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। आज हम सिर्फ ये लेक्चर मोड और उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें जो जोर दिया जाता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर, सरगर्मी मरकूज तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे, उस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। और शायद इसलिए कि एक तो बहुत अच्छा होगा कि जो हमारी तालीम का पूरा तरीका है, टीचर कुछ भी कोई सा भी निसाब पढ़ा रहे हों, उनको अपनी उन बातों में ये सोच लानी होगी, एक बात है। दूसरा, हमें स्कूलों के अंदर वो माहौल बनाना होगा और उस तरह के मौके पैदा करने होंगे जहां पर इस तरह की मश्क कराई जा सके, ताकि बच्चे खेल खेल में, आज जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि खेल खेल में ये महारत उनके अंदर आ जाए। अब ये क्या इससे ये मुमकिन होगा नहीं होगा, जो आपने बड़ा सवाल रखा। आज मैं शायद बिहार में, जो आपने इशारा किया, बिहार के मदारिस में हमें काम करने का मौका मिला। तकरीबन हमने 5 साल वहाँ लगातार काम किया। अगर शायद वो काम मैंने बिहार के मदारिस के साथ ना किया होता, लाइफ स्किल्स एजुकेशन पे, ज़िंदगी की महारतों के एतबार से, जिसको हमने नाम दिया उस प्रोग्राम को, बड़ा प्रोग्राम था। उसमें बहुत सारी तंजीमें थीं, अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड थी, बिहार सरकार उसमें पेश थी, बिहार सरकार का मदरसा बोर्ड उसमें था, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसे इदारे थे, और हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से उसमें नुमाइंदगी कर रहे थे। और हमारा बड़ा काम ट्रेनिंग पे था। जो सवाल आपने कहा कि मश्क की क्यों ज़रूरत है, तो अगर वो ट्रेनिंग्स हमने वहाँ नहीं दी होती और लगातार उनको उसमें ऑब्जर्व नहीं किया होता, उनके साथ साथ चल के नहीं हमने देखा होता, तो शायद मैं इसका जवाब ना मैं देता कि वाकई में ये लगता नहीं कि इस चैलेंज को हम पार कर पाएंगे। लेकिन हमने देखा कि बिहार में मदरसे, और मैं बार बार कहता हूं कि मदरसे के बारे में हमें समझ बनाने की ज़रूरत है कि ये मदरसे, एक तो वो ये सरकारी स्कीमों से मुंसलिक मदरसे हैं, जहां पर जो हमारा SCRT का निसाब होता है वो भी चलाया जाता है, और जो दीनियात के सब्जेक्ट होते हैं वो भी चलाए जाते हैं। तो गोया कि ये बच्चे
जो आम स्कूलों से बहुत ज़्यादा पर्चे पढ़ते हैं। मदरसों की सूरत हाल थी, बहुत सी जगह बच्चे भी कम थे, बच्चे नहीं भी आते थे, लेकिन जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो हमें ये पता था कि इस तरह के प्रोग्राम अगर सिर्फ आप जाके करके चले आएंगे तो नहीं कामयाब होगा, इसलिए सिस्टम वहीं बनाना होगा। इसलिए इन प्रोग्राम्स के लिए हमने पहले जो ट्रेनिंग की वो मदरसे के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको इसके बारे में आगाह किया, उनके साथ गए, गुफ्तगू की बात की, उनको बताया क्या है, उनकी रजामंदी ली, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम प्रोग्राम ऊपर से थोप देते हैं और फिर हम कहते हैं साहब चल नहीं रहा है। चलेगा कैसे? अंग्रेजी में हम फ्रेज यूज करते हैं, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स एंड देन यू से कि कार्ट इज नॉट मूविंग, कि घोड़े के आगे गाड़ी रख दीजिए और फिर कहिए कि गाड़ी नहीं चल रही है। अगर किसी को हमने समझाया ही नहीं तो वो प्रोग्राम चलेगा कैसे? हमने उनको समझाया और उनकी रजामंदी ली और उसके बाद हमने टीचर्स को ट्रेंड किया पहले, और उन टीचर्स के जरिए इस प्रोग्राम को नाफिज किया। तो मैं अब आपको उस तजुर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूं कि जब इस तरह की गतिविधियां वहाँ होना शुरू हुई, ये सरगर्मियां वहाँ होने शुरू हुई, जैसे हफ्ते में हमने 2 दिन इसके लिए मुख्तस कर दिए थे, शनिचर और इतवार, हफ्ते और इतवार के दिन, और किस आप 2 घंटे इन्हीं को दीजिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को। मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी खेल खेल में हो रहा है, टीचर्स को भी बहुत मजा आया और बच्चों की तादाद भी बढ़ गई। इसका मतलब बच्चे जो कल तक बहुत गैर हाजिर रहते थे, आज बच्चों की तादाद भी बढ़ गई। बच्चों की गुफ्तगू में से अब आप एहसास करने लगे कि उनके अंदर एक नई तरह की जबान आ रही है, उनके अंदर नई तरह की महारत आ रही है, और वो बातें जब हम उनके घर तक भी गए, माँ बाप तक भी देखने की क्या बातें हो रही, घर में हम क्या चर्चा हो रही, तो वो स्किल बच्चों तक में नहीं आया बल्कि वो मुंतकिल घर तक हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम इस तरह के प्रोग्राम्स को एक सलीके और तरीके से स्कूलों में ले जाएं, बच्चों तक ले जाएं, मदरसों में ले जाएं या किसी और इस तरह के ग्रुप्स में ले जाएं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है, मैंने कहा सलीका और तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस तरह से ले जाते हैं तो लाइफ स्किल एजुकेशन से मुतालिक जो प्रोग्राम है बहुत कारगर हो सकते हैं। ये हमारे स्कूल, मदरसे, गुरुकुलों की सूरत हाल बदल सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। जो हमारे ट्रेंड सोशल वर्कर हैं वो इस लाइफ स्किल्स को फ़रोग देने में किस तरह का किरदार निभा सकते हैं? देखिए, तो दोनों ही सवाल अहम हैं। अच्छा कि आपने इस पर भी सवाल किया कि पहली बात मैं कहूँ कि हमने भी जब टीचर्स को ट्रेन किया तो इस पर भी बहुत सारे सवाल आज भी हैं। लोग कहते हैं कि आप टीचर्स को ट्रेन करेंगे, टीचर्स जाके बच्चों को ट्रेन करेंगे, इस बीच बहुत बड़ा ट्रांसमिशन लॉस होगा। तो एक तो इस तरह के प्रोग्राम में ऐसा हो सकता है, इस खदशे को आप खारिज नहीं कर सकते। तो जब इस तरह के अगर आप अप्रोच अपना रहे हैं जिसको हम कहते हैं कास्केडिंग मॉडल, तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। जैसे हम इसमें बहुत इसके एतबार से बहुत एहतियात हमने रखा, तो हमने देखा कि अगर आप एहतियात रख के करते हैं तो चीज़ें होती हैं। उसमें आपको जाहिर सी बात है टीचर्स का इंटरेस्ट बरकरार रखना होगा, उस तरह के टीचर्स को लेना होगा जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जो पेश हैं, जो आना चाह रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि टीचर्स पे बर्डन बढ़ जाता है, टीचर्स पे बर्डन बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि स्कूल के और भी बहुत सारे काम हैं, ये और एक काम मेरे ही ऊपर आया। आप पूरे स्कूल के टीचर्स को नहीं ट्रेन करते हैं, 2 टीचर्स को ट्रेन करते हैं या 3 को किया, तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर तो काम ज़्यादा आ गया। इस तरह की सूरत हाल पैदा होती। इसलिए आज ज़रूरी है कि स्कूल के अंदर ही कुछ और एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो ट्रेनिंग की भी महारत रखते हों, जैसे जो ट्रेनिंग हमने दी वहाँ वैसे लोग हों जो इस तरह की ट्रेनिंग में एक्सपर्टीज़ रखते हों, जो इस तरह की सोच में एक्सपर्टीज़ रखते हों। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आज स्कूलों में टीचर्स के साथ साथ जो खास तरह की महारत अपने साथ लेके आते हैं, वहाँ ज़रूरत है कि प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स होने की बहुत ज़रूरत है। उस तरह के सोशल वर्कर्स जो खास तौर से स्कूल सोशल वर्क में महारत रखते हों, उनकी बहुत ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें भी लफ्ज़ आया है स्कूल सोशल वर्कर का, ट्रेंड सोशल वर्कर का। मुझे लगता है कि हमें सीधा कहना चाहिए कि आज हमें प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स की ज़रूरत है। क्यों जोर आया पॉलिसी में? क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि स्कूल और कम्युनिटी के बीच में कोई कनेक्ट नहीं है, और सरकारी स्कूलों में बड़ा ड्रॉप आउट हुआ, बच्चे ही नहीं है। बल्कि एनईपी में तो जो डेटा है, कई जगह आज डेटा ये आ रहा है, जो आंकड़े बीच में आते रहते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ स्कूल एजुकेशन की रिपोर्ट आती रहती है कि हमारे सरकारी स्कूल में बच्चों की तादाद बहुत कम हुई है। लेकिन सरकारी स्कूल ही हमारी लाइफ लाइन है। वहाँ आप टीचर देखिए, बासलाहियत टीचर्स होते हैं, उनके पास बड़ी अच्छी डिग्री होती हैं, अपॉइंटमेंट बिना खास तरह की एलिजिबिलिटी के नहीं होता। बच्चे नहीं है, बच्चों को लाने की ज़रूरत है। तो इसलिए स्कूल और कम्युनिटी के कनेक्ट की बहुत ज़रूरत है।
अब ये एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर ही कर सकता है। और बतौर सोशल वर्क के तालिब इल्म के मैं तो बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत ही पुख्तगी के साथ कह सकता हूँ यहाँ सोशल वर्कर्स की ज़रूरत है। और जो सोशल वर्क के तालिब इल्म होते हैं वो खास तरह की ट्रेनिंग लेके आते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन ही इसी तरह की चीज़ों में होता है कि किस तरीके से कमज़ोर मजलूम तबकात को ट्रेनिंग दें और उनके अंदर महारत पैदा करें। स्कूल सोशल वर्क भी उसी तरह का एक एरिया है। तो मैं समझता हूँ कि आज स्कूलों में टीचर्स के साथ साथ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करने की ज़रूरत है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स को अपॉइंट करने की ज़रूरत है। शायद वो लोग जो ट्रेनिंग लेंगे और फिर वो जो ट्रेनिंग देंगे तो उस ट्रेनिंग का म्यार बहुत ज़्यादा होगा। और जो हमने देखा, जैसे जब हमें ये बिहार में मदरसों के साथ हमें काम करना था तो जाहिर सी बात है मैं अकेला पूरी ट्रेनिंग नहीं दे सकता, हमारे 4 लोगों की टीम पूरी ट्रेनिंग नहीं दे सकती। तो हमने फिर उसमें प्रोफेशनल्स लिए और हमने उन प्रोफेशनल्स को पहले तैयार किया और उन प्रोफेशनल्स के ज़रिए हम 200 प्रोफेशनल्स के ज़रिए 4000 टीचर तक पहुँचे और उन 4000 टीचर से हम 1.5 लाख बच्चों तक पहुँचे। तो मुझे लगता है कि आज स्कूल्स में प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स की रखने की बहुत ज़रूरत है। और मैं फिर कहूँगा कि प्रोफेशनल सोशल वर्कर लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अक्सर जो कोई काम ना कर रहा हो और समाज में सिर्फ 2-4 लोगों की खबर खैरियत लेता रहे, कभी कभी वक्त और हालात के एतबार से कुछ चीज़ें बांट दे, तकसीम कर दे, खैरात ज़कात दे दे, वो सोशल वर्कर बन जाता। तो मैं उस सोशल वर्कर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस प्रोफेशनल सोशल वर्कर की बात कर रहा हूं जो बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेंड है, ट्रेनिंग लेकर आया है और उसके अंदर ये हुनर और महारत है कि वो अब ये हुनर और महारत की बुनियाद पर स्कूलों की काया पलट कर सकता है। बच्चों के अंदर लाइफ स्किल्स जैसे प्रोग्राम और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम, डिजास्टर से मुताल्लिक प्रोग्राम, जेंडर से मुताल्लिक प्रोग्राम, हालांकि लाइफ स्किल का अपना बहुत दायरा बड़ा है, उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स को वो अच्छी तरीके से नाफिज कर पाए, स्कूल और कम्युनिटी को जोड़ पाए, वालिदैन और असातिज़ा को जोड़ पाए और तब हमें लगे कि स्कूल सिर्फ एक 4 दीवारी में बंद जगह नहीं है बल्कि स्कूल एक लाइवली प्लेस है, एक हैपनिंग है, एक मरकज़ है, जो मरकज़ उस पूरे मुआशरे में भी एक बड़ी हलचल, बड़ी हरकत लाने की सलाहियत रखता है। सामीन, आज गुफ्तगू का मौजू था लाइफ स्किल्स एजुकेशन और इस गुफ्तगू के ज़रिए हमने जाना कि अपने अंदर हुनर पैदा करना ताकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। और जैसा कि सर ने बताया कि हमें अपने अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीज़न मेकिंग स्किल्स, कलेक्टिव डिसीज़न मेकिंग स्किल्स और एम्पैथी पैदा करने की ज़रूरत है। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रोग्राम के तहत हम नए मेहमान और नए मौजू के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। आप सुन रहे थे सोसाइटी मैटर्स रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।